नमस्कार। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ केदारनाथ आपदा और वहाँ के राहत व बचाव कार्य के बारे में। केदारनाथ की आपदा का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ मैं। हम लोगों ने जब केदारनाथ की आपदा आई थी, सर्वप्रथम हमारी टीम के मार्गदर्शक कैप्टन भूपेंद्र जी ने सबसे पहले आपदा के लिए, सेवा के लिए सबसे पहले दौड़ पड़े थे। उन्होंने ये सबसे बड़ी चुनौती का काम था। केदारनाथ आपदा के बाद सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम था वहाँ पर राहत व बचाव कार्य का। लेकिन हमारे टीम के जो कैप्टन हैं भूपेंद्र जी ने घनघोर कोहरे को चीरते हुए भीषण वर्षा में ही अपनी हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी और प्रस्थान किया और सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया था। और शासन प्रशासन को भी कैप्टन भूपेंद्र जी ने सबसे पहले सूचना दी थी। मुझे वो खौफनाक मंजर सदैव याद रहेगा। मैं वहाँ के ज़मीन पर, बेस कैंप पर वहाँ की ज़मीनी व्यवस्थाओं को संभाल रहा था। आसपास के मोबाइल टावर में तेल तक खत्म हो गया था। वहाँ पर मोबाइल टावरों को तेल उपलब्ध करवाना ताकि वो उनका विस्तार, उन पर कोई दिक्कत न आए, संचार बाधित न हो, सब कुछ तबाह हो गया था। केदारनाथ मंदिर को छोड़ करके शेष वहाँ का अस्तित्व समाप्त हो गया था। हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। उस भीषण समय में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सेवा कैसे की जाए। उस हिमालय के अंदर, उस विकट परिस्थिति के अंदर कैप्टन भूपेंद्र जी के सहयोगियों में से श्रीमान ब्रजमोहन बिष्ट जी ने, श्रीमान योगेंद्र राणा जी ने हेलीकॉप्टर से सहायक सामग्री ले जा करके, रस्सी के द्वारा कूद करके, आसपास एरिया को समतल करके जहाज के लैंडिंग के लिए स्थान बनाया। जैसे तैसे घायलों को देहरादून और दिल्ली तक पहुंचाने का काम किया। गुप्तकाशी के अंदर बाद में सेना के बहुत मदद की। सेना 2-3 दिन बाद के वहाँ पर पहुँच पाई। भीषण तबाही हो चुकी थी, अनेकों लोग चले गए थे, लेकिन तब तक कैप्टन भूपेंद्र जी ने अनेक लोगों के लिए देवदूत बनकर आ गए थे। अगर देखा जाए तो कैप्टन भूपेंद्र जी जैसे लोग, ऐसे महामनीषी लोग इस धरा में बहुत कम जन्म लेते हैं। मनुष्य तब परखा जाता है जब वो संकटों के समय देवदूत बन जाता है। मुझे भी ऐसे व्यक्ति के साथ वहां पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने केदारनाथ जी में आई भीषण आपदा और राहत बचाव कार्य के समय स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा का काम प्रारंभ कर दिया था। घनघोर वर्षा के बीच में, बरसात का कालखंड था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। किसी मानव के, किसी जीव के आने जाने की आहट नहीं हो रही थी। ऐसी भीषण परिस्थिति में कैप्टन भूपेंद्र जी का संवेदनशील मन विचलित हो गया। मंद मंद बरसात की बूंदों के बीच ही अपनी हेलीकॉप्टर की उड़ान को केदारनाथ के लिए भर दी। लेकिन बारिश के बावजूद भी जब रामबाड़ के ऊपर पहुंचे तो उस 5000 की छोटी सी बस्ती का तो पता ही नहीं था। कैप्टन भूपेंद्र जी का संवेदनशील हृदय दहल गया। उनके साथ जा रहे कैप्टन अपने ब्रजमोहन बिष्ट जी और योगेंद्र राणा ने जब यह दृश्य देखा तो विचलित हो गए। पूरे केदारनाथ में जो प्रलय आया, हजारों लोग जो काल के ग्रास बन गए थे, कैप्टन भूपेंद्र जी ने विपरीत परिस्थितियों में सबसे पहले आपदा पीड़ितों की सेवा के लिए केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले सर्वप्रथम ऐसे सेवा पुरुष थे। और सबसे पहले उन्होंने उस जगह पर सेवा का कार्य प्रारंभ कर दिया था और शासन प्रशासन को इसकी सूचना भी दी थी। सेना के हेलीकॉप्टर उस समय विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी 2 दिन के बाद जब वहां पहुंचे, तब तक कैप्टन भूपेंद्र जी ने वहां पर ब्रजमोहन बिष्ट और योगेंद्र राणा के साथ मिलकर के राहत और बचाव कार्य केदारनाथ के अंदर करना शुरू कर दिया था। अनेकों लोगों की जान बचाई, अनेकों घायलों को इलाज उपलब्ध करवाया, अस्पताल पहुंचाया, देहरादून से दिल्ली तक पहुंचाने की व्यवस्था की। केदारनाथ आपदा की उस विभीषिका में, उन विपरीत परिस्थितियों में सेवा कार्य करना
हम लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए भी जगह नहीं थी। बृजमोहन बिष्ट जी ने औजारों के साथ हेलीकॉप्टर से कूदकर जमीन को समतल कर वहां उस हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करवाया और जगह तगह भयावह भयानक दृश्य, शवों के ढेर, दिल दहला देने वाला भयावह दृश्य। हमारी चुनौती यह थी कि जो लोग बच गए हैं उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाए और घायलों को तुरंत उपचार के लिए देहरादून अथवा दिल्ली भेजा जाए। साथ ही भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना, बेस कैंप से वहां तक भेजना, यह सब तत्काल हमने अपने स्तर से ही प्रारंभ कर दिया था। जब तक वहां की स्थिति सामान्य नहीं हुई, कैप्टन भूपेन जी, बृजमोहन जी, योगेंद्र राणा जी, सब लोग वहां पर सेवा कार्य अनवरत करते रहे। मैंने भी वहां पर गिलहरी प्रयास किया था उनके साथ। उस बेस कैंप में जमीनी स्तर पर काम कर रहा था। ऐसे महान देशभक्त को मैं नमन करता हूं जिन्होंने केदारनाथ की आपदा में एक महान और उल्लेखनीय कार्य किया। आपदा के जोखिम को कम करने के लिए वहां पर जो प्रयास होने चाहिए, वह उसके बाद अनेकों संस्थाओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सरकार की तरफ से, राज्य और केंद्र की तरफ से बहुत सारे सराहनीय प्रयास तो हुए ही हैं, लेकिन फिर भी पर्यावरणीय असंतुलन न हो, इसके लिए जो स्थानीय देवदार है, बांज है, बुरांस है, इस प्रकार के वृक्षों का आरोपण करना भी बहुत जरूरी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में देवदार के सघन वनों का होना आपदा को कम कर देगा। अगर हम लोग इस प्रकार के वनों का निर्माण करेंगे तो वहां पर कहीं पर भी आपदा के जोखिम को कम किया जा सकता है, उसको न्यून किया जा सकता है। हिमालय में किस प्रकार की प्रजाति के पेड़ उग सकते हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती का काम है। उसके लिए राज्य व केंद्र को और वहां के स्थानीय जनमानस को इस पर पहल करनी चाहिए, क्योंकि जब वहां पर पेड़ नहीं होंगे, नंगे पहाड़ होंगे, उन पर बर्फ जमी होगी, ऊंचाई के हिमालय होंगे, तो उससे स्थितियां विचित्र होंगी, आपदा को न्योता मिल सकता है। भविष्य के संकटों से बचने के लिए हमें उस जगहों पर आपदा को के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए जो देवदार के पेड़ हैं, उनके सघन वृक्षारोपण के लिए बहुत बृहद प्लान, बहुत बड़ी योजना बनानी होगी, ताकि आने वाले संकटों से हम निपटारा कर सकें। लोगों ने अंधाधुंध विकास की दौड़ में जंगलों का विनाश किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। जलवायु असंतुलन यह आपदा को निमंत्रण देता है। जलवायु संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग अधिक से अधिक वृक्ष और स्थानीय जो परिवेश है वहाँ के हिसाब से मकानों का निर्माण करें, तो हम लोग उस परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाल कर काम करें, तो हम लोग वहाँ पर आपदा के जोखिमों को न्यूनतम स्तर तक ला सकते हैं। नमस्कार।